हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और ये हमारी संपूर्ण हिंदी व्याकरण की सीरीज चली हुई है, जिसमें हमारा आज पहला टॉपिक है। हम हर रोज एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। यदि आप हरियाणा के या किसी अदर स्टेट के एग्जाम की तैयारी करना जिसमें हिंदी आएगी, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इससे बाहर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। आप यदि सी टेट, एस टेट, टैट और एसएससी के वे सब एग्जाम जहाँ पर हिंदी पूछी जाएगी उनकी तैयारी कर रहे हो, या ऑल कंपटीशन एग्जाम जहाँ पर हिंदी आती है उनकी तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ से आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से नोट्स बना सकते हो। आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर में भी यही से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आपके हर रोज एक टॉपिक कराया जाएगा, जिससे आपकी हिंदी के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास प्राचीन काल से अब तक वर्तमान समय तक के लिए। पहला टॉपिक में आता है, पहला पॉइंट है हिंदी भाषा का विकास क्रम। आपको ये याद करना होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछे गए हैं हिंदी में वह डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो पहले जो सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है वो मानी जाती है संस्कृत। संस्कृत के बाद मानी जाती है पाली भाषा। पाली के बाद आई प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद आई अवट। अवट के बाद आई हिंदी। तो ये आपको क्रम याद रखना है। जो क्वेश्चन पूछे गए ना, ऐसे क्वेश्चन आता है भाई, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ। तो अवट नहीं दे रखा है तो अपभ्रंश आपको लगाना है, ठीक है। अगला है, मैं संस्कृत के बारे में बता देता हूँ आपको। संस्कृत दो भागों में बांटी गई थी। एक होती थी वैदिक संस्कृत, एक होती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वे संस्कृत होती है जिसमें वेद और ग्रंथों की रचना की गई, ठीक। और लौकिक संस्कृत उस समय पर आम बोलचाल की भाषा हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा लिखी जाती है वो अलग तरह से है, व्याकरणिक बात से लिखी जाती है, लेकिन जो भाषा बोली जाती है उसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं होता। वैसे भी आप बोल सकते हो। इसी प्रकार संस्कृत जो लिखी गई है, वैदिक संस्कृत, वह व्याकरण को ध्यान में रख के लिखी गई। और लौकिक संस्कृत जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाती थी। यह क्वेश्चन पूछा गया भाई, जो आपके ग्रंथ और वेद लिखे गए हैं वे किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वे लिखे गए हैं वैदिक संस्कृत में, याद रखना। अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 2, पाली भाषा। संस्कृत भाषा के बाद पाली भाषा का विस्तार हुआ और महात्मा बुद्ध के द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए हैं वे पाली भाषा में दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अगली भाषा है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा महावीर जैन, जो जैन धर्म के वास्तविक जिन्हें माना जाता है, इन्होंने अपने सभी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए। अगला पॉइंट है भाई, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ की बात हुई है तो अपभ्रंश भाषा से माना गया है। मैंने बोला है पहले ही बताया आपको, यदि अवट न दे रखा हो ना तो अपभ्रंश आपको लगाना है। हिंदी भाषा का उद्गम अपभ्रंश भाषा के काल से हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 है भाई, इसमें भाषा के 4 परिवारों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के अंदर भाषा परिवार 4 ही भाग हैं, 4 भागों में बटा हुआ है भाषा परिवार। पहले बार हम जान लेते हैं। पहला परिवार है बहुरूपीय भाषा परिवार। यह भाषा परिवार भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। 73% जनसंख्या इसी परिवार भाषा में आती है। यह भारत के उत्तर, पूर्व और पश्चिम में फैला हुआ है। हिंदी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा ही है, ठीक है। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, द्रविड़ भाषा परिवार। यह दक्षिण भारत क्षेत्र का परिवार है, यानी कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं इस परिवार में आती हैं। और यह दूसरे स्थान का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 25%, ठीक है। अगला भाषा परिवार है तीसरा, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। यह भारत में तीसरे स्थान पर है, 1.3%। यह मेघालय, बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है, यह भाषा परिवार। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, चौथा भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार इसे कहा जाता है। यह क्षेत्रफल में भारत में सबसे कम मात्रा में है, 0.7%। आपको पहला वाला याद करना है, बहुरूपीय, वह पूछा गया कई बार। जो भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में तिब्बत और बर्मा वाले क्षेत्र हैं उसमें यह परिवार पाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था भाई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, यानी कि हिंदी शब्द कैसे बना, हिंदी कैसे बनी, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं। पहले आया सिंधु। सिंधु नदी सुना आपने, सिंधु नदी। सिंधु के बाद आया हिंदू शब्द, हिंदू के बाद हिंद प्लस ई आया और अब बनी हिंदी। इस प्रकार हिंदी का विस्तार हुआ, आपको याद करना होगा। पहले आपको बता दूं, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु नदी के नाम पर हुई है। देखो, जो सिंधु नदी है ना, उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था भाई सिंधु क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, भारत में आने वाले विदेशी सिंधु नदी क्षेत्र को सिंधु कहते थे। आ गया ईरान, लोग स को है, यानी कि जो स हो जाता था इसको है बोल देते थे, और ध को द, यानी कि द को ध बोल देते थे, तो सिंधु आ क्या जाता था, हिंदू। जिस प्रकार सिंधु को हिंदू कहा जाने लगा। अगला है, फ्रांसीसियों द्वारा हिंदी को ई प्रत्यय लगाकर जोड़ा जाने लगा, जिसके कारण हिंदी कहलाई, यानी कि फ्रांसीसियों द्वारा हिंदी को ई प्रत्यय, प्रत्यय होता है पीछे लगने वाला और उपसर्ग होता है आगे लगे, तो हिंदू में ई जोड़ दिया तो क्या कहलाई, हिंदी कहलाई। इसी प्रकार हिंदी का विस्तार हुआ और हिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हिंद का, ठीक है। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, हिंदी भाषा का संवैधानिक रूप। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है भाई। मैंने देखो, ये वीडियो बहुत छोटी रहेगी, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही कराए गए हैं, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वही बताए हैं। इसके बाद इसकी अच्छी तरह से वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपके पैटर्न है। पहले मैं आपको बता दूं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के
भाग 17 में भारत की राजभाषा का वर्णन किया गया। देखो भाई, भारत के संविधान में यदि कुल भागों की बात करें तो 25 है, और मौलिक भागों की बात करें, मूल भागों की, तो 22 है। 3 इसके उप भागों ने कारण ये 25 है, और भारत की जो हिंदी भाषा का वर्णन है वो भाग 17 में है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद बोल लो, आर्टिकल बोल लो, कानून बोल लो। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा का वर्णन किया गया है। पूछे गए थे सभी कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखे हैं ना, सभी पूछे गए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची, देखो भाई कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, तो 8वीं अनुसूची में भारत की सभी भाषाओं का वर्णन है, याद रखना। पहला पॉइंट है भाषाओं से रिलेटेड कुछ पॉइंट है कि 22 भाषा बनी कैसे, कैसे इन्हें जोड़ा गया, तो उन्हें देख लेते हैं। संविधान लागू करते समय इसमें 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। कुल कितनी भाषाएं थी? 14। ये क्वेश्चन कई बार आया भाई कि जब भारत संविधान बना तो उसमें कितनी भाषाएं थी, तो कितनी थी? 14। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप देख, ये जीके का क्वेश्चन भी है भाई, ये जीके में भी पूछा गया है और हिंदी में भी। ठीक है, आप इनके नाम याद कर लेना। देखो भाई, हो तो ठीक है, नहीं हो तो रहने देना। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। ठीक है, ये सभी याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। और उर्दू। ठीक है, ये 14 भाषाएं थी उस समय पर। पॉइंट नंबर 2 है 21वां संविधान संशोधन। देखो भाई, संविधान संशोधन में होता है, संशोधन का अर्थ होता है बदलाव करना, और संविधान क्या होता है? संविधान के अंदर बदलाव करना। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में लाया गया। इसके साथ 15वीं भाषा जोड़ी गई, कौन सी? सिंधी भाषा। याद रखना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा में, यहाँ से पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 3 है 71वां संविधान संशोधन, ये 1992 में हुआ। इस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, चौथा पॉइंट है 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपकी 14 ये थी, 15, 3, 18। ठीक, 18, 4, 22 भाषाएं हो चुकी थी 2003 तक। पॉइंट नंबर 5 है वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। इनकी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हो चुकी हैं। पहले कितनी थी? 14। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, अंग्रेजी भाषा को इन 22 भाषाओं में स्थान नहीं दिया गया है। ये याद रखने का पॉइंट है भाई, अंग्रेजी भाषा भारत की जो 8वीं अनुसूची में है उसमें शामिल नहीं की गई है। अंग्रेजी के अलावा 22 भाषाएं हैं भारत की कुल। ठीक है, याद रखने का पॉइंट है, याद रखना। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं जो पूछी जा सकती हैं जिनका माध्यम है, तो आप जान लीजिए। देखो, भाषा, भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे सामने प्रकट कर सकता है और दूसरे विचारों को समझता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा एक विनिमय का माध्यम है, विचार विनिमय का, विचारों को लेन देन करने का। भाषा को 3 तरह से युक्त किया जा सकता है, लिखित में, मौखिक में और सांकेतिक में। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि होती है भाई लिखने का ढंग। ठीक है, लिखने का ढंग होता है अपनी प्रत्येक भाषा का अपना। ठीक है, अगला पॉइंट है बोली। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जो एसटेट, सीटेट, टेट दोगे ना किसी भी राज्य का आप, तो आपको बता दूं। पॉइंट 2 है बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है, नहीं साहित्य नहीं रचे जाते, मात्र बोली होती है जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हरियाणवी है, हरियाणवी एक लिमिट क्षेत्र में बोली जाती है, पूरे हरियाणा में भी हरियाणवी नहीं बोली जाती। ठीक है, तो इसी तरह कुछ राज्य हैं जिनके मैंने बताया, जिनके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह बोली किस राज्य में बोली जाती है, तो वह याद कर लेना। राजस्थान, राजस्थान के अंदर मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी और ढूंढांडी। जो मारवाड़ी है ये वेस्ट राजस्थान में, मेवाती नॉर्थ राजस्थान में, मालवी साउथ राजस्थान में, जयपुरी और ढूंढांडी ईस्ट राजस्थान में बोली जाती है। हरियाणा के अंदर कोरवी बोली जाती है, कोरवी को बोला जाता है भाई खड़ी बोली। और बांगरू बोली जाती है, बांगरू होती है हरियाणवी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मैथिली और मगही ये बोलियां बोली जाती हैं। बिहार राज्य के अंदर भोजपुरी, उत्तरांचल के अंदर कुमाऊनी और हिमाचल प्रदेश में गढ़वाली बोलियां बोली जाती हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई, याद करना अच्छी तरह से। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र विस्तार हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है, उसमें साहित्य रचनाएं आरंभ हो जाती हैं, तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। ये परिभाषाएं भाई पूछ सकता है तो आप ले लेना, क्योंकि देखो कई राज्यों में परिभाषाएं पूछी जाती हैं और कई राज्यों में नहीं पूछी जाती, तो आप सभी के लिए है। पॉइंट नंबर 4 है राजभाषा। यह पूछा गया है। पहले मैं आपको बता दूं, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, भारत के अंदर है राजभाषा। ठीक, राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल राजभाषा है, याद रखना। राजभाषा इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाई राजकाज की भाषा। जो भाषा देश या राज्य के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह भाषा राजभाषा कहलाती है। इंपॉर्टेंट है। अगला आता है भाई लिपि। मैंने पहले बताया था किसी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं भाई। वह लेखन प्रणाली जिसके द्वारा किसी भाषा को लिखा जाता है लिपि कहलाती है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हो आप, किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। और कुछ पूछी जाती हैं भाई, तो उनको मैंने लिखा है। देखो, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली चारों भाषाओं की लिपि देवनागरी है, याद रखना। पंजाबी को गुरुमुखी, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली भाषा जो है पंजाबी है और इसकी गुरुमुखी होती है भाई लिपि। अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच तीनों भाषाओं की जो लिपि है वो रोमन है।
ठीक है, और उर्दू को फारसी में लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन कंप्लीट है भाई, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बार आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और जो पॉइंट बनाए ना, देखो 2 से 3% आपके यहाँ से आ सकते हैं, डायरेक्ट आएंगे। यदि आप हिंदी के किसी भी एग्जाम में दोगे ना तो 1% तो आपको डायरेक्ट मिलेगा भाई, और डायरेक्ट ही आता है यहाँ से ही पूछ सकता है। 5 पॉइंट मैंने कराए इसके अंदर, पाँचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें याद कर लेना अच्छी तरह से। और हर वीडियो में हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और ये जल्द ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम ट्रिक के साथ भी और बेसिक थ्योरी के आधार पर करेंगे, ताकि अधिक लंबे समय तक आपको याद हो सके। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।